नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने वाले हैं। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके बारे में हर फाइनेंस प्रोफेशनल को पता होना ही चाहिए। चलिए इसे एक सिचुएशन से समझते हैं जो इस टॉपिक की बिल्कुल जड़ में है। सोचिए, एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है और ठीक 10 दिन बाद 10 अप्रैल को उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाती है। सब कुछ जलकर राख। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी को अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदलना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बाद की घटनाएं यानी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होती क्या हैं। फिर उस सबसे जरूरी डिसीजन पॉइंट को समझेंगे। इसके बाद 2 रास्ते आते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इन दोनों को देखेंगे। कुछ स्पेशल रूल्स और ऑडिट की भी बात करेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ये जो टाइमलाइन है ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है 31 मार्च यानी हमारी रिपोर्टिंग डेट, और दूसरी तरफ है वो तारीख, मान लीजिए 30 जून, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनली अप्रूव करते हैं। इन दोनों तारीखों के बीच का जो ये गैप है ना, इसी विंडो में होने वाली घटनाओं पर हमारा सारा फोकस है। तो इंड S10 के हिसाब से इसी पीरियड में होने वाली अच्छी या बुरी दोनों तरह की घटनाओं को सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड इसीलिए जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सही और सच्ची पिक्चर दिखाएं। तो ठीक है, जब इस विंडो में कोई घटना हो जाती है तो कंपनी एक दोराहे पर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं और एक को चुनना होता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये पूरे टॉपिक का सार है। मतलब वो सबसे ज़रूरी सवाल बस एक है, जो घटना हुई क्या वो किसी ऐसी कंडीशन का सबूत दे रही है जो 31 मार्च को पहले से मौजूद थी, या फिर क्या वो एक बिल्कुल नई कंडीशन बना रही है जो 31 मार्च के बाद पैदा हुई। बस इसी एक सवाल का जवाब हमें बताएगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है। चलिए पहले रास्ते को देखते हैं। ये वो रास्ता है जहां हमें वापस जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को बदलना पड़ता है। एकदम क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक कस्टमर है जिसे 31 मार्च को कंपनी को पैसे लेने थे। अब साल तो खत्म हो गया, लेकिन अप्रैल में खबर आती है कि वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। तो अब क्या करें? यहाँ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि उस कस्टमर के पैसे न चुका पाने का जो रिस्क था वो 31 मार्च को पहले से ही मौजूद था। वो बाद में जो बैंकरप्ट हुआ उसने तो बस उस शक को कंफर्म कर दिया। इसलिए हमें एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और केस देखते हैं। ये एक लीगल केस से जुड़ा है। मान लीजिए 31 मार्च से पहले से ही कंपनी पर एक केस चल रहा था। फिर साल खत्म होने के बाद मई में कंपनी उस केस को एक खास अमाउंट पर सेटल कर लेती है। यहाँ भी वही लॉजिक है। केस सेटल तो बाद में हुआ, लेकिन केस यानी वो देनदारी, वो ऑब्लिगेशन तो 31 मार्च को पहले से मौजूद था। सेटलमेंट ने तो बस हमें अमाउंट कंफर्म करके बता दिया। तो ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट है और इसके लिए भी प्रोविजन बनाना होगा। तो ये था पहला रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। ये वो रास्ता है जहां हम नंबर्स को नहीं बदलते, बस एक एक्स्ट्रा जानकारी, एक नोट जोड़ देते हैं। और ये हमें वापस हमारे सबसे पहले वाले सवाल पर ले आता है, फैक्ट्री में आग लगने वाला केस। 31 मार्च को फैक्ट्री बिल्कुल ठीक थी, आग लगी अप्रैल में। इसका मतलब ये एक बिल्कुल नई कंडीशन है जो साल खत्म होने के बाद पैदा हुई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? आग लगना एक नई घटना है, इसलिए हम 31 मार्च की बैलेंस शीट में कोई भी नंबर नहीं बदलेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी और ज़रूरी घटना है, इसलिए इसका खुलासा नोट्स टू अकाउंट्स में ज़रूर करना होगा। मतलब हमें बताना होगा कि ऐसा हुआ है और इसका क्या फाइनेंशियल असर पड़ सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स को पूरी जानकारी रहे। एक और बहुत कॉमन सिचुएशन देखिए। एक कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। 31 मार्च को उन इन्वेस्टमेंट्स की एक वैल्यू थी। अब अप्रैल में शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है और उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बहुत गिर जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 31 मार्च की वैल्यू दिखाएंगे। मार्केट का क्रैश होना एक नई कंडीशन है जो बाद में आई, इसलिए हम नंबर्स को एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसका असर बहुत बड़ा है तो इसे भी नोट्स में डिस्क्लोज जरूर करेंगे। अच्छा, तो हमने दोनों रास्ते देख लिए। अब कुछ स्पेशल रूल्स और ऑडिटर्स के रोल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
जो एक तरह से सेफ्टी गार्ड का काम करते हैं। डिविडेंड को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, अगर डिविडेंड रिपोर्टिंग डेट के बाद डिक्लेयर किया गया है तो वो एक देनदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को कंपनी पर डिविडेंड देने का कोई ऑब्लिगेशन था ही नहीं, तो इसे सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज किया जाता है, एडजस्ट नहीं। अब आता है सबसे बड़ा एक्सेप्शन, एक ऐसा नियम जो बाकी सब नियमों से ऊपर है। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न का नियम। अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई ऐसी घटना होती है जिससे ये लगे कि कंपनी अब आगे अपना बिजनेस चला ही नहीं पाएगी, तो ये हमेशा एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। ये नॉर्मल रूल्स को ओवरराइड कर देता है, क्योंकि इससे अकाउंटिंग का पूरा बेसिस ही बदल जाता है। और आखिर में ऑडिटर्स का बहुत ज़रूरी रोल है। वो एक्टिवली इन सब्सीक्वेंट इवेंट्स को ढूंढते हैं। कैसे? वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करते हैं, साल खत्म होने के बाद की ट्रांजैक्शंस देखते हैं और मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेटर लेते हैं कि सारी ज़रूरी घटनाओं को बता दिया गया है। ये सब इसलिए ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ छूट ना जाए। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं। तो ये रहे 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स। सबसे बड़ी बात बस इतनी है, क्या कंडीशन पहले से थी या बाद में पैदा हुई। और हाँ, ये भी याद रखना है कि डिविडेंड को सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं और गोइंग कंसर्न का मामला हमेशा एक एडजस्टिंग इवेंट होता है। ये पॉइंट्स किसी भी फाइनेंस या अकाउंटिंग इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, एक सिंपल सी ट्रिक। अगर घटना ने पास्ट की कंडीशन को कंफर्म किया है तो एडजस्ट करो, और अगर फ्यूचर के लिए कोई नई कंडीशन बनाई है तो सिर्फ डिस्क्लोज करो। बस इतना।